नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, भारत के इतिहास के एक ऐसे दशक में जिसने गांवों के शासन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो बड़ा सवाल यही है कि आज़ादी के फौरन बाद, खासकर 1950 के दशक में भारत के गांवों में आखिर ऐसा क्या हुआ? शासन का तरीका कैसे बदला? आइए इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। इस सारी कहानी की जो शुरुआत है वो होती है 1950s के शुरुआती सालों में। तब ये महसूस किया गया कि अगर गांवों को आगे बढ़ाना है तो कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। असल में दिक्कत ये थी कि 1953-54 आते आते ये बात साफ हो गई थी कि जो हमारी पंचायतें हैं, जो गांव की अपनी सरकार होती हैं, वो विकास के कामों में ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। मतलब उन्हें असल में और ज़्यादा ताकतवर और सक्रिय बनाने की ज़रूरत थी। तो सरकार ने भी इस पर तुरंत एक्शन लिया। विधानसभा सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने अपने सुझाव दिए और उन्हीं सुझावों के आधार पर तैयार हुआ एक नया पंचायत राज संशोधन विधेयक। कह सकते हैं कि ये बदलाव की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी थी। और इन सुधारों ने जो नींव रखी थी ना, उस पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी होने वाली थी। यहीं से असल में पंचायतों के एक जबरदस्त विस्तार का दौर शुरू हुआ। और फिर आया एक दिलचस्प मोड़। देखिए, कानून तो बन गया, लेकिन असली बदलाव जमीन पर तब दिखा जब 1955 में पंचायतों के लिए दूसरे आम चुनाव हुए। इन चुनावों ने ही एक तरह से नए कानून में जान डाल दी और उसे हकीकत में बदल दिया। और सबसे बड़ा बदलाव क्या था पता है? ये कि अब 250 से ज्यादा की आबादी वाले हर एक गांव में एक ग्राम सभा बनाना जरूरी कर दिया गया। इसका सीधा मतलब था कि गांव का हर वयस्क नागरिक अब गांव के फैसलों में सीधे सीधे अपनी बात रख सकता था। ये लोकतंत्र को सही मायनों में गांव-गांव तक पहुंचाने जैसा था। और इसका नतीजा तो बस कमाल का था। इस एक फैसले से पूरे क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया और ये आंकड़ा पहुंच गया 72,425 पर। जरा सोचिए, कितना विशाल नेटवर्क एक साथ खड़ा हो गया था। तो ठीक है, संख्या तो बढ़ गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब जरूरत थी इस पूरे विशाल सिस्टम के ढांचे को और ज्यादा साफ और मजबूत बनाने की। हाँ, 2 साल बाद मतलब 1957-58 तक ये आंकड़ा थोड़ा सा नीचे आया, 72,409 पर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ गांवों को आपस में मिला दिया गया या उनकी सीमाओं में थोड़ा बदलाव किया गया। पर इससे बड़ी तस्वीर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पंचायतों का जो पैमाना था वो अभी भी बहुत बड़ा था। सिर्फ प्रशासन नहीं, गांव की न्याय व्यवस्था में भी एक अहम बदलाव किया गया। जो पंचायत अदालतें हुआ करती थीं, उनका नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि ये उनके काम को और ज्यादा स्पष्ट करने की एक कोशिश थी। और ये कोई छोटी मोटी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि पूरे क्षेत्र में ऐसी 8,585 न्याय पंचायतें थीं जो गांव के छोटे मोटे झगड़ों को गांव के स्तर पर ही सुलझाने का काम कर रही थी। अब ये दशक अपनी आखिरी पड़ाव पर था और पंचायतों की कहानी में एक नया और शायद सबसे जरूरी अध्याय जोड़ने जा रहा था। ये नया अध्याय जुड़ा था कृषि से। साल 1959-60 ने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। पहली बार पंचायतों को सीधे तौर पर देश में अनाज का उत्पादन बढ़ाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। और पंचायतों ने इस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाया। रबी और खरीफ दोनों ही फसलों के लिए जो बड़े बड़े अभियान चलाए गए, उनमें पंचायतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, खेती को और बेहतर बनाने के लिए खास कृषि समितियां भी बनाई गईं। इन सब का एक ही मकसद था, देश के लिए ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाना। तो देखिए कैसे सिर्फ 10 साल के अंदर पंचायतें सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई से कहीं आगे बढ़कर देश की खाद्य सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बन गईं। इस बदलाव ने एक नई मिसाल तो कायम की, लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल भी छोड़ा। क्या पंचायतों की ये बढ़ती हुई भूमिका ही भारत में स्थानीय शासन का भविष्य तय करने वाली थी?